हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। जैसा कि आपको पता है, आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा राखी का पावन त्योहार। और आप सभी को जो राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो राखी के त्योहार के बारे में कुछ कहा जाता है, तो ये पंक्तियां कह रहा हूं मैं। साथ पले और साथ बड़े, हम खूब मिला बचपन में प्यार, इसी प्यार की याद दिलाने आया ये राखी त्योहार। तो इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और ये जो त्योहार है, ये आपको याद दिलाता है कि आपके जो आपकी बहनें हैं, उनके प्रति आपका जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उनको याद दिलाता है। और उनकी रक्षा करने का जो भार आप पे है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसी कामना के साथ आपका जो राखी त्योहार है वो अच्छा गुजरे, और बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास पे आते हैं, और क्लास में आज हम समझने वाले हैं संसद के जो सत्र होते हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके बारे में समझ चुके हैं। अब आज हम समझने वाले हैं जो संसद के सत्र होते हैं हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले संसद के सत्र में जो हम देखते हैं कि सत्र आहूत करना, ठीक है। सत्र आहूत करने का मतलब क्या हुआ? आहूत का मतलब है बुलाना, सत्र बुलाना। तो सत्र कौन बुला सकता है? तो सत्र बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। सत्र बुलाने का मतलब क्या है? अच्छा, सत्र कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो जो भी सत्र होते हैं संसद के, कुल मिला के अभी जो सामान्य रूप से सत्र चलते हैं वो 3 सत्र चलते हैं। पहला जो हमारा सत्र चलता है वो कौन सा होता है? पहला बजट सत्र चलता है, उसके बाद मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। पहला जो सत्र है बजट सत्र होता है, उसके बाद दूसरा मानसून सत्र होता है, और तीसरा जो हमारा सत्र चलता है वो शीतकालीन शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र हमारे सामान्य रूप से चलते हैं। और अगर 2 सत्रों की अगर हम बात करें, जो हमारी संसद है या किसी भी सदन में, एक और दूसरे सत्र के बीच की जो अवधि है, तो 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान है कि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे संसद के सत्र चलते हैं, 6 माह से अधिक 2 सत्रों के बीच की अवधि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सत्र तो अनिवार्य हैं, और वो अनिवार्य रूप से होने ही हैं, ठीक है। और जो हमारा सत्र है, ये जो बजट सत्र है, वो फरवरी से मई महीने के बीच में चलता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद मानसून का महीना प्रारंभ होता है। जो हमारा मानसूनी सत्र किसको बोलते हैं? जिसमें बारिश का महीना होता है। तो ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, आप याद रखेंगे, जुलाई से सितंबर। उसके बाद तीसरा जो सत्र है, इसको शीतकालीन सत्र बोलते हैं, जो हमारा सर्दी का महीना होता है। तो ये चलता है हमारा नवंबर से दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर के बीच। तो ये 3 सत्र हैं सामान्य रूप से हमारे अभी जो वर्तमान में चलते हैं हमारी जो संसद है उसमें। तो इन तीनों सत्रों को देख लिया। और एक सत्र के बीच की जो अवधि है वो कितनी नहीं होनी चाहिए? तो वो 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। एक सत्र का जब सत्रावसान होता है, एक सत्र का सत्रावसान होता है, ठीक है, और दूसरे सत्र का प्रारंभ होता है। एक सत्र का सत्रावसान होता है और दूसरे का प्रारंभ होता है। और इन दोनों के बीच की जो अवधि होती है, एक सत्र का सत्रावसान मतलब सत्र समाप्त हुआ, और दूसरा सत्र शुरू होता है, इन दोनों की जो बीच की अवधि है, बीच का समय क्या कहलाता है? तो ये अवकाश कहलाता है।
अवकाश कहलाता है। जो हमारे संसद की कार्यवाही है उसमें जो सत्र चलते हैं, एक सदन और दूसरे सदन, एक सत्र जब समाप्त होता है दूसरा शुरू होता है, उनके बीच की अवधि है उसे क्या कह देते हैं, हम अवकाश कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि सत्र चलेंगे, सत्र चलने के बाद क्या होती है, कई सारी शब्दावलियां हैं, आपने देखा होगा, स्थगन सुना है आपने, ठीक है, और सत्र का विघटन सुना है। तो ये शब्दावलियां क्या क्या हैं और इनके अलग अलग अपने मायने होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो सत्र स्थगित कर दिया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं कि स्थगन क्या होता है। अगर सत्र है जो भी चल रहा है उसका स्थगन करने का मतलब क्या होता है। तो स्थगन का मतलब है कि सत्र को घंटों, ठीक है, कुछ घंटे हो सकते हैं या दिन हो सकते हैं या सप्ताह हो सकते हैं, ठीक है, कुछ घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं या सप्ताह हो सकते हैं, तब तक के लिए सदन की जो कार्यवाही है उसको रोक देना, उसको स्थगित कर देना, ये क्या कहलाता है, ये स्थगन कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। अगर क्या होता है, वो 2-4 घंटे के लिए या कुछ सप्ताहों के लिए या कुछ दिन के लिए अगर ये कार्यवाही रोक दी जाती है, वहीं पे बंद कर दी जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। ठीक है, ये स्थगन हो गया। अब स्थगन करेगा कौन, तो ये कौन कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं हमारे, और अगर ये नहीं करेंगे तो कौन, सभापति कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी हमारे स्थगित कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं, सभापति। ठीक है, इन दोनों का ये अधिकार है कि ये सत्र का क्या करेंगे, स्थगन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को अधिकार है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कौन कर सका है सत्र को स्थगित, लेकिन वो सलाह देते हैं, करेंगे यही दो लोग। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं और सदन की कार्यवाही कर रहे हो, उपराष्ट्रपति उपसभापति करते हैं या फिर उपाध्यक्ष करते हैं, तो उन स्थितियों में उनको ये अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन इनके अनुपस्थिति में। तो आप याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति इसको स्थगित करते हैं। और ये जो स्थगन होता है एक निश्चित समय के लिए होता है। अब कई बार ये जो स्थगन है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। अनिश्चित समय का मतलब क्या हुआ कि समय का पता नहीं होता या यह पता नहीं होता है कि वापस सदन की कार्यवाही कब चलेगी, कब प्रारंभ होगी। और ये कौन करता है, तो ये भी हमारे कौन करेंगे, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, ऐसा कर देते हैं। कभी कभी अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया जाता है। और अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का मतलब क्या है कि उन्हें कोई समय अवधि नहीं बताई जाती है कि ये कब तक सदन की कार्रवाई अगली बार कब होगी। मतलब आज स्थगित है तो ये नहीं बताया गया अब आपको दोबारा कब आना है। ठीक है, तो उन स्थितियों में इसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं। और ये भी हमारे कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। ये हो गया दूसरा बिंदु हमारा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगली जो हमारी शब्दावली है, अगला है सत्रावसान और एक है विघटन। तो सत्रावसान क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, जब सत्र पूरा हो जाता है, संसद का सत्र पूरा होने पर सत्रावसान किया जाता है। ठीक है, तो संसद का अगर सत्र पूरा हो जाता है, जो भी सत्र चल रहा है, आपका बजट सत्र हो, आपका ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, जो भी सत्र चल रहा हो, ठीक है,
शरदकालीन। तो ये सभी सत्र जो होते हैं, हमने जो मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं, उनके अलावा भी अगर संसद को ऐसी आवश्यकता लगती है कि हमें एक्स्ट्रा किसी बात पे चर्चा करनी है या कोई मुद्दा नया निकल के आता है उस पर चर्चा होनी है, तो कोई और सत्र भी बुलाया जा सकता है। लेकिन जिसे कहते हैं सामान्य रूप से, सामान्यतः अभी हमारे जो 3 सत्र चलते हैं, हमने बात कर ली बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, और आपका कौन सा हो जाता है, एक मानसून सत्र। ठीक है, जो बारिश के मौसम में जो अभी चल रहा है हमारा मौसम, और अभी जो सत्र की कार्यवाही चलती थी, बहुत सारे विधेयकों पर चर्चा हो रही है। हमारा जो एक डाटा लीक वाला विधेयक है कि हमारा जो डाटा है वो कंपनियां लीक ना कर पाए, ठीक है, वो अपने पास ही रखें, और डाटा सुरक्षा का जो अधिनियम है, जो विधेयक है, वो पारित हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी कार्यवाही संसद में चल रही हैं, और ये कौन सा चल रहा है, हमारा मानसूनी सत्र चल रहा है। इसके बाद हम विघटन की बात करते हैं। तो विघटन किसका होता है, विघटन किसका होता है, केवल लोकसभा का। इसको आप जानते हैं, विघटन किसका होता है, केवल लोकसभा का विघटन होता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये लोकसभा कैसा है, एक अस्थायी सदन होता है, और कैसा होता है ये, इसकी जो अवधि है 5 वर्ष होती है निश्चित, और इसको विघटित कर दिया जाता है 5 वर्ष के बाद। तो और हमारा जो राज्यसभा है वो कैसा होता है, स्थायी सदन होता है, वो कभी भी विघटित नहीं होता है। उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में नव निर्वाचित होके आते हैं। तो आपको याद रखना है, लोकसभा में विघटन होता है, तो विघटन केवल किसका होगा, लोकसभा का होगा। ठीक है, और कौन करेगा विघटित, तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं, क्योंकि विघटित ये वैसे तो स्वतः हो जाती है जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, और जब भी लोकसभा विघटित होने वाली होती है, जो उसकी समय अवधि होती है, उससे पहले ही नई लोकसभा के चुनाव करा लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये अपनी समय अवधि पर विघटित हो जाती है, और कभी कभी ये पहले भी विघटित होती है, वो किस केस में होती है, जब लोकसभा में बहुमत दल का नेता अपना क्या बहुमत खो देता है। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो अगर बहुमत खो देता है तो भी कभी कभी क्या होती है, हमारी जो लोकसभा है वो विघटित हो जाती है, या जिससे सरकार गिरना कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। तो ये आप समझ गए होंगे सत्रावसान और विघटन, इनमें क्या अंतर होता है। वैसे मोस्टली इनको कुछ लोग एक ही समझ लेते हैं कि सत्रावसान या विघटन करना एक ही बात हो गई, तो ये एक बात नहीं होती, ये अलग अलग बातें हैं। सत्रावसान मतलब सत्र पूरा होने के बाद जो जब सत्र अगला सत्र के लिए वो स्थगित कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं अवकाश का समय होता है, तो वो सत्रावसान होता है। और उसके बाद विघटन एक अलग चीज है, जो कब होता है, और एक ही होता है किसका, जो हमारी लोकसभा है, केवल उसी का विघटन किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गणपूर्ति कोरम की बात आती है। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम होता है एक, तो कोरम में क्या होता है, जो भी हमारे संसद की कार्यवाही है उसको चलाने के लिए, इसमें कौन कौन से हमारे 2 सदन हो गए, एक तो हमारा लोकसभा हो गया और दूसरा राज्यसभा हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों सदन हो गए। अब आपको पता है लोकसभा में हमने हमारे कितने मेंबर होते हैं, 550, और राज्यसभा में 250। ये मेंबरों का प्रावधान किया गया है, इतने प्रावधान है, ये आपके संविधान में दे रखा है। अब ये गणपूर्ति या कोरम क्या होता है कि मान लो किसी दिन लोकसभा में बहुत कम मेंबर आए, या किसी दिन राज्यसभा में बहुत कम मेंबर आए। बहुत कम का मतलब ये है कि कितने न्यूनतम मेंबर हों जब वहां की जो कार्रवाई है सत्र की। अब ऐसा नहीं है 2 मेंबर 3 मेंबर आ गए, कार्रवाई चालू हो गई। जहां 550 लोग होते हैं टोटल, अब उनमें से 5-10 लोग आ गए, तो उसकी कार्यवाही कैसे चलेगी। तो जो कार्यवाही चलनी चाहिए उसके लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, वो जो संख्या होती है उसी को हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ठीक है, तो गणपूर्ति कोरम आप समझ गए होंगे। और ये कितना होनी चाहिए, जो कुल सदस्य हैं उनका 1/10। अब इनका अगर 1/10 आप करेंगे तो आपको पता है लोकसभा में कितने मेंबर चाहिए गणपूर्ति के लिए, तो गणपूर्ति के लिए हमें चाहिए हैं, हमें 55 सदस्य चाहिए यहाँ पे। और 55 जो सदस्य होंगे, ये जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष सहित, ठीक है, अध्यक्ष सहित
अगर अध्यक्ष सहित हमारे 55 सदस्य मौजूद होंगे तभी लोकसभा के जो सदन है उसकी कार्यवाही चल सकेगी, अगर इतने सदस्य उपस्थित होंगे, और इससे कम है तो जो सदन है उसकी कार्यवाही नहीं चलेगी। वहीं राज्यसभा की अगर हम बात कर लें कि राज्यसभा की कार्यवाही कितने सदस्य होंगे तो चलेगी, ठीक है, तो राज्यसभा में आपको पता है कि 250 सदस्य होते हैं कुल, तो यहां पे भी वही है, इसका 1/10 होना चाहिए, मतलब 25 सदस्य। अगर 25 सदस्य उपस्थित हों और 25 सदस्य में कौन होंगे, हमारे सभापति, सभापति सहित, तो सभापति सहित अगर 25 सदस्य उपस्थित होंगे तो इसकी कार्यवाही भी हमारी चलेगी, ठीक है। तो ये गणपूर्ति हो गई, ये लोकसभा में और ये राज्यसभा में। गणपूर्ति होती क्या है या कोरम क्या होता है, कभी कभी ये जो शब्द है सीधे सीधे ये आपसे पूछा जाता है, कोरम क्या होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, कोरम क्या होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और संसद में क्या क्या शब्दावलियां हैं उनको जान लेते हैं। अब सदन में मतदान कैसे होता है, ठीक है, तो मतदान की जो प्रक्रिया होती है उस पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस हम कर चुके हैं, अभी हम इसको एकदम सही से देखने वाले हैं। अब सदन में जब मतदान होता है तो सदन की कार्यवाही का संचालन, जब दोनों सदन बुलाए जाते हैं, संयुक्त बैठक होती है, तो आप जानते हैं कि कौन करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसी भी विधेयक पर या किसी भी सदन में कार्यवाही चल रही, वैसे अपने अपने सदन में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे सभापति अपने अपने सदन की कार्यवाही देखते हैं। तो वहां जो मतदान होता है वो कैसे होता है, ये मतदान ऐसे होता है कि जो पहले लोग होते हैं, लोगों को क्या करा लिया जाता है, उनसे मतदान कराया जाता है। और मतदान कैसे होता है, केवल यस या नो नहीं होता है, वहां पे AYE, ए का यूज होता है, या फिर ए का यूज होता है, या फिर दूसरा जो है नो, ठीक है। दो तरह के जो सदस्य होते हैं, एक तो पक्ष वाले और एक विपक्ष वाले। तो जो पक्ष वाले हैं वो ए का यूज करते हैं और जो विपक्ष वाले हैं वो नो का यूज करते हैं। यहां पे यस नहीं बोलते हैं वो, ठीक है, यस का यूज नहीं होता है, आप इसको याद रखिएगा, इसका यूज नहीं होता है, यहां यूज होता है ए, ठीक है, ए शब्द का यूज होता है और नो शब्द का यूज होता है। जो पक्ष में होते हैं वो ऐसे ए बोलते हैं और जो विपक्ष में होते हैं वो नो बोलते हैं। अब ऐसे करा लिया उनने, उनके हाथ खड़े करके कोई भी प्रस्ताव है उस पर दोनों तरफ मतदान करा लिया, उनने देख लिया कि हाँ जो रेशियो है, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना फैसला सुना देते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष फैसला दे देते हैं उस पे, उस जो मतदान है उसके आधार पर। अब इसके बाद क्या होता है, अब कुछ लोग ऐसा हो सकता है फिर उसके बाद में अगर इनका जो फैसला है, इनने सुनाया है, जो परिणाम इनने घोषित किया है, इस परिणाम को अगर चुनौती देता है कोई, चुनौती देने का मतलब है कोई कहता नहीं हम असंतुष्ट हैं, हमारे हिसाब से सही वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग सही इस तरह से होनी चाहिए, कुछ लोगों के हाथ मतलब इस तरफ थे और उन्होंने उधर काउंट कर लिए, या कुछ भी बोल सकते हैं जिसे कह सकते हैं उन्हें आपत्ति है, वो उसको क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें आपत्ति है उसको चुनौती देते हैं, उनके जो परिणाम है उन्होंने दिया लोकसभा अध्यक्ष ने, तो इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं कि ईवीएम से वोटिंग करा लेते हैं, ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग करा ली जाती है अगली बार में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब वोटिंग करा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फिर भी अगर उसके बाद जो परिणाम आया उसके बाद किसी ने फिर से चुनौती दे दी कि नहीं, वो तो जो पक्ष वाले हैं उन्होंने ईवीएम का यूज 2-3 बार कर दिया, उन्होंने ज्यादा बार उस जो बटन होता है ईवीएम का वो प्रेस कर दिया, ठीक है, तो वो फिर से चुनौती मिल सकती है क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब ऐसी स्थिति आती है, तीसरी अवस्था में क्या करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि जो भी मेंबर है जो पक्ष वाले होते हैं उनको अपने स्थान पे खड़ा करा लिया जाता है कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपना हाथ ऊपर करें। जो पक्ष वाले होते हैं तो वो अपना हाथ ऊपर करते हैं और हाथ ऊपर करने के बाद फिर काउंटिंग की जाती है पक्ष वालों की। इसी तरह से फिर विपक्ष वाले खड़े करा लिए जाते हैं और उनकी काउंटिंग कर ली जाती है, कुल सदस्यों की काउंटिंग, और वो जो होता है प्रस्ताव उस पर लास्ट अंतिम परिणाम सही से निकल के आ जाता है। लेकिन ये जो तीसरी प्रोसेस है या दूसरी प्रोसेस है, ये हम तभी उपयोग करते हैं, या जो लोकसभा अध्यक्ष है वो तभी उपयोग करते हैं इसका, जब
उनका जो परिणाम है दिया हुआ उसको चुनौती दी जाती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सदन है उसमें मतदान कैसे होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संसद की भाषा पे। अब संसद की भाषा जो थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा संविधान उसके बाद लागू हुआ जब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, संविधान लागू हो जाने के बाद कहा गया कि 15 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो स्वतः समाप्त हो जाने का मतलब ये सदन की जो कार्यवाही होगी उसमें से इंग्लिश को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल हिंदी रह जाएगी, हमारी जो भाषा है जो संसद की कार्यवाही की। और ये अगर 26 जनवरी 1950 में ये कहा गया तो 1965 में ये होना चाहिए था। ठीक है, ये 1965 में क्या होना चाहिए था, इंग्लिश समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, 1963 में जो हमारा राजभाषा आयोग आता है, राजभाषा अधिनियम, सॉरी, राजभाषा अधिनियम आता है, और राजभाषा अधिनियम 1963 में ये कहा गया कि जो हिंदी है और इंग्लिश ये दोनों एक साथ दोनों यूज होंगी। और ये जो राजभाषा आयोग या राजभाषा अधिनियम आया, सॉरी आयोग बोल रहे हैं बार बार, अधिनियम आया, तो ये अधिनियम में क्या कहा गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ इनका यूज, परस्पर यूज चलता रहेगा। तो इसीलिए संसद में अभी जो है जो कार्यवाही होती है वो दोनों भाषाओं में होती है, हिंदी या इंग्लिश। अब यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष, क्या लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति होती है, लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति होती है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। आप याद रखेंगे, बोलने की अनुमति कौन देगा, दे सकते हैं, कौन दे सकता है, और ये अधिकार किसको दिया गया है, तो ये अधिकार केवल है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मातृभाषा में ही बोलना चाहता है तो उसको ये अनुमति केवल कौन दे सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। नहीं तो उसको हिंदी या इंग्लिश एक भाषा में जो सदन की कार्यवाही है उसमें बोलना पड़ेगा। और ये दो भाषाएं वैसे प्रचलित है जो हमारे सदन की कार्यवाही में जिनका यूज होता है। ठीक है, तो आपको संसद की या सदन की जो भाषाएं होती हैं उनके बारे में भी पता चल गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंत्रियों के अधिकार। मंत्रियों के अधिकार का मतलब क्या हुआ, मंत्रियों को वैसे तो अधिकार है लेकिन दो परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य, तो ये राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आप जानते हैं ये इनको अधिकार दिया गया है कि लोकसभा का अगर सदस्य है तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और सेम दूसरी कंडीशन है कि अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी, मतदान करने की अनुमति
अनुमति नहीं होगी। ये आप याद रखेंगे कि वो भाग तो ले सकते हैं, अगर किसी दूसरे सदन के सदस्य हैं और दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, ऐसे ही राज्यसभा का है तो लोकसभा में भाग ले रहा है, तो वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं किसी भी सदन की, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि मतदान नहीं कर सकते। कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है, तो वो भाग ले सकता है कोई भी किसी भी सदन में। अच्छा, यहां पे एक और चीज होती है, आपने महान्यायवादी का नाम सुना होगा, तो महान्यायवादी जो होते हैं वो भी, चाहे लोकसभा हो गया, चाहे राज्यसभा हो गई, चाहे संयुक्त बैठक हो गई, चाहे किसी भी सदन की कार्यवाही हो गई, हर कार्यवाही में महान्यायवादी जो होते हैं वो भाग कर सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। तो इसको आप याद रखेंगे ओरली। बाकी हम महान्यायवादी को पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद हम लेम डक सत्र की बात करते हैं। ये लेम डक सत्र क्या होता है? ठीक है, तो लेम डक सत्र क्या होता है? इसमें अगर कोई लोकसभा चुन के आती है, जो लोकसभा चुन के आनी है, नई लोकसभा चुनी जा चुकी है, और ये जो लोकसभा, वर्तमान लोकसभा का जो लास्ट होता है दिन या लास्ट सत्र होता है, लास्ट बैठक होती है, उसको क्या कहते हैं? हम लेम डक सत्र कहते हैं। जो वर्तमान लोकसभा है उसका लास्ट और पहली लोकसभा चुनी जानी है, वो उसका चुनाव हो चुका है और ये अंतिम लोकसभा। और यहाँ पे कुछ मंत्री ऐसे होते हैं या कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव अगली लोकसभा जो चुनी गई है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे बच जाते हैं जिनका चुनाव अगली लोकसभा के लिए नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो सदस्य अगली लोकसभा के लिए नहीं चुने जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लेम डक सदस्य कहते हैं। ठीक है, जो भी सदस्य होते हैं जो अगली लोकसभा के लिए नहीं चुने जा सकते हैं, तो नहीं चुने जा सके हैं, उनका चुनाव नहीं हो पाया, तो उन्हें, और ये कौन सी जो सत्र होता है, ये सत्र कौन सा होता है? वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। और किस कंडीशन में होता है ये वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र? जब नई लोकसभा का चुनाव हो चुका हो। ठीक है, तो ये लेम डक सत्र क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी टर्म उठा के दी जा सकती है और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और लेम डक अगर सदस्य कभी पूछ लिया जाए या लेम डक मंत्री पूछ लिया जाए, तो इस तरह से आप जान पाएंगे ये क्या होता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। संसद की जो सत्र होते हैं, सत्र कैसे स्थगित होता है, कैसे उसकी कार्यवाही चलती है, उसमें कौन कौन सी शब्दावलियां होती हैं, कुछ चीजों को हमने समझ लिया। अभी जो सदन की कार्यवाही होती है, संसद की कार्यवाही होती है, उससे रिलेटेड जो कार्यवाहियां होती हैं या उससे रिलेटेड जो शब्दावलियां होती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।